কিন্তু তিতিকার লাড্ডু এখানে দেখাবে না। नमस्कार, घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। सीधे कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल से लाइव हम ये खास पेशकश आपके लिए लेकर आ रहे हैं, क्योंकि कल यानी कि शनिवार को पश्चिम बंगाल में चौथे चरण का मतदान होना है। 44 सीटों पर ये मतदान होगा और खास बात इस मतदान की ये होगी, इसमें बीजेपी के साथ साथ टीएमसी के कई स्टार कैंडिडेट्स अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। लेकिन हम सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि कैसे इन 44 सीटों में पिछली बार ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने 39 सीटें हासिल की थी, इसलिए इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है। कल वोटिंग है, कल मतदान है, और क्योंकि हम पश्चिम बंगाल की सरजमी में मौजूद हैं, इसलिए आपको ये बताना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल अपने रक्त चरित्र के लिए जाना जाता है, यानी कि यहाँ पर हिंसा होना आम बात है। और इस बीच शुभेंदु अधिकारी पर भी हेट स्पीच को लेकर शिकायत दर्ज कर दी गई है। यही शुभेंदु अधिकारी जो नंदीग्राम से ममता बनर्जी को टक्कर दे रहे हैं, उनके खिलाफ अब ये पूरा मामला दायर कर दिया गया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त जो पूरा सियासी माहौल है वो दरअसल यहाँ के जो उठापटक है उसके इर्द गिर्द सिमट गया है, और साथ ही जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल से हिंसा की खबरें सामने आती हैं। आपको ये भी बता दें कि पश्चिम बंगाल में हिंसा की खबर सामने आई है। कोलकाता में बीजेपी और टीएमसी समर्थक भिड़ गए। पूर्वी मिदनापुर में टीएमसी पर हमले का आरोप लगाते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वहीं बीरभूम में टीएमसी दफ्तर पर तोड़फोड़ और मारपीट की गई। आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लग रहा है। पत्थरबाजी, आगजनी, लाठीचार्ज। बंगाल की सरगर्म सियासत पर चुनावी माहौल में जैसे बारूद ही पड़ गया है। टीएमसी और बीजेपी के बीच वोटों की जंग सड़कों पर खुलेआम संग्राम में तब्दील हो चुकी है। कोलकाता की सड़कों पर गुरुवार देर रात पत्थर और बमों की बरसात हो गई। ये घटना ममता के मंत्री फिरहाद हाकिम के घर के नजदीक हुई, जब बीजेपी नेता और एक्टर रुद्रनील घोष एक प्रचार अभियान से लौट रहे थे। बीजेपी नेता के मुताबिक टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पर हमला किया। हमले की तस्वीरें मोबाइल में कैद हुई हैं। पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस से ही भिड़ गए। थाने का घेराव करने पहुंचे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि टीएमसी के लोगों ने उन्हें घेर कर हमला किया। इसी के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन विरोध उल्टा पड़ गया। बीरभूम में टूटी फूटी और चकनाचूर हालत में ये मोटरसाइकिलें टीएमसी दफ्तर के बाहर पड़ी हैं। टीएमसी का आरोप है कि उनके दफ्तर पर 100 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता घुस आए और दरवाजे, फर्नीचर समेत ये मोटरसाइकिलें तबाह कर दी। इन तस्वीरों से यही लगता है कि जहां जिसका ज्यादा जोर है, वहीं जीत के लिए एक ही फॉर्मूला अपनाया जा रहा है, और ये फॉर्मूला है विरोधी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराना, धमकाना, निशाना बनाना। कोलकाता से राजेश साहा के साथ आज तक ब्यूरो। अब लौटते हैं पश्चिम बंगाल के चुनावी घमासान पर, क्योंकि यहाँ पर तीखे प्रहार एक दूसरे पर करे जा रहे हैं, और साथ ही जिस तरीके से चुनावी बयान सामने आते हैं काफी कड़वाहट इसमें घुल जाती है। लेकिन अब ये लड़ाई रसगुल्ला बनाम ढोकला की हो गई है। दीदी का ये कहना है कि पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला है, हम ढोकला नहीं खाएंगे, क्योंकि ढोकला गुजरात का है, हम रसगुल्ला ही खाएंगे। पश्चिम बंगाल की चुनावी लड़ाई अब चौथे दौर में आ गई है। दांव पर है 5 जिलों की 44 सीटें। ये वो सीटें हैं जहां दोनों दलों के चमकीले सितारों की सियासी साख दांव पर है। कल का चौथा चरण चुनाव का अहम चरण है, क्योंकि मतदान टीएमसी के किले में होना है, जहां पिछली बार ममता की पार्टी ने सभी दलों को लगभग साफ कर दिया था। ऐसे में 2 मई को देखना दिलचस्प होगा कि बंगाली रसगुल्ला किसकी थाली में आता है। বাংলার রসগোল্লা ধোকলার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। তুমি ধোকলা খাও, আমি রসগোল্লা খাবো।
কিন্তু দিল্লি का लड्डू এখানে দেখাবে না। पिछली बार टीएमसी ने चौथे दौर की 44 सीटों में से 39 सीटों पर कब्जा जमाया था। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह वोटिंग हुई तो 19 सीटों पर बीजेपी की बढ़त है और टीएमसी का ये आंकड़ा 39 से घटकर 25 पर आ सकता है। इसी आंकड़े और चुनाव प्रचार में उमड़ती भीड़ को देखते हुए बीजेपी के हौसले बुलंद है। पर आए हुए हैं, यह बताता है कि ममता जी के राज में जो तुष्टीकरण, तानाशाही, टोलाबाजी, सिंडिकेट राज, भ्रष्टाचार, ये सब जो हुआ है, अम्फान में भ्रष्टाचार, चावल के वितरण में भ्रष्टाचार, कोयला में भ्रष्टाचार, ये जो सिंडिकेट राज ने किया है, इससे बंगाल की जनता निजात पाना चाहती है। लेकिन ममता बनर्जी हर सभा में बीजेपी के दावे की धज्जियां उड़ा रही हैं। ममता का साफ कहना है कि बंगाल कभी बीजेपी का नहीं होगा। বাংলা কোনোদিনও হবে না, কোনোদিনও বাংলা তোমাদের হবে না। এটা রবীন্দ্র নজরুলের বাংলা, নেতাজির বাংলা, দেশবন্ধুর বাংলা, রাজা রামমোহন রায়ের বাংলা, বিরসা মুন্ডার বাংলা, আম্বেদকরের বাংলা, গান্ধীজির ভালোবাসার বাংলা। এই বাংলা বিজেপি তোমরা পাবে না। पश्चिम बंगाल के चौथे चरण का रण जीतने के लिए कल जबरदस्त चुनाव प्रचार हुआ। हुगली और हावड़ा में ममता रैलियां कर रही थी तो जेपी नड्डा ने अलीपुरद्वार और मैकलीगंज में ताबड़तोड़ रोड शो किए। योगी आदित्यनाथ ने भी हुगली में टीएमसी को घेरने की कोशिश की। उधर जया बच्चन पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी के लिए प्रचार करने पहुंची। वहीं मिथुन, बाबुल सुप्रियो और श्रावंती के लिए प्रचार करने पहुंचे। चुनाव प्रचार के दौरान जया बच्चन का गुस्सा भी देखने को मिला। जब जबरन सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे शख्स को जया ने धक्का देकर हटा दिया। संस्कृति जो है उसका जो मिश्रण है उसका पूरा स्वरूप आपको बंगाल में दिखाई देता है। चौथे दौर के मतदान में पश्चिम बंगाल की 44 विधानसभा सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। ये सीटें 5 जिलों में फैली हैं, जिनमें हुगली, हावड़ा, दक्षिण 24 परगना, कूच बिहार और अलीपुरद्वार शामिल हैं। अब तक पश्चिम बंगाल की 91 सीटों पर मतदान हो चुका है। अमित शाह ने उनमें से 65 से 68 सीटें जीतने का दावा किया है। वहीं ममता टीएमसी की जीत का दावा कर रही हैं। चौथे चरण के मतदान के साथ ही पश्चिम बंगाल में आधे चरण खत्म हो जाएंगे। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। तो पश्चिम बंगाल में पहले दीदी चुनाव आयोग के निशाने पर थी। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने एक समुदाय विशेष को एड्रेस किया अपने भाषण में, लेकिन इसके बाद अब उन्हीं के प्रतिद्वंदी शुभेंदु अधिकारी भी चुनाव आयोग के निशाने पर आ चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी पर नफरत फैलाने का भाषण देने जैसा आरोप लगा है और ये शिकायत दर्ज कराई है टीएमसी की ही नेता कविता कृष्णन ने। आपको ये बता दें कि शुभेंदु अधिकारी पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने 24 घंटे में उनसे जवाब मांगा है। नोटिस में कहा गया है कि शुभेंदु ने अपने भाषण में बेगम, पाकिस्तान, दाऊद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो एक समुदाय विशेष के लिए है। ये चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे संवाददाता सूर्यअग्नि रॉय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्यअग्नि, ये जो नोटिस थमाया गया है शुभेंदु अधिकारी को, दरअसल इस नोटिस में साफ तौर पर ये कहा गया है कि हेट स्पीच का ये मामला है। शुभेंदु अधिकारी इस पूरे मामले पर किस तरीके से अपनी सफाई दे रहे हैं? देखिए, अगर हम पिछले नंदीग्राम के कैंपेनिंग की बात करें तो वहां पे बहुत सारे हीटेड अप स्पीचेस, जिसको हम कह सकते हैं, ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी दोनों के द्वारा हुआ था। और उसी के बाद पहले हमने देखा कि कैसे बीजेपी ने कंप्लेन किया ममता बनर्जी के खिलाफ और ईसीआई ने उनको शो कॉज किया। उसी के बाद कल जो देखा गया कि कविता कृष्णन, जो लेफ्ट की एक नेत्री है, पश्चिम बंगाल की नहीं है लेकिन पैन लेफ्ट की है, दिल्ली बेस्ड, और वहां से उन्होंने शुभेंदु अधिकारी ने बारंबार बहुत सारी जगहों पे पाकिस्तान और ममता बनर्जी को बेगम मुमताज कह के, बेगम ममता कह के उन्होंने एड्रेस किया था। और उसी को लेकर कविता कृष्णन
जो लेफ्ट की नेत्री है, उनका दावा है कि वो हेट स्पीच, शुभेंदु हेट स्पीच फैला रहे हैं, कम्युनिटी में एक डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। नंदीग्राम चुनाव से पहले उन्होंने ऐसा कहा था, ऐसा ही दावा है कविता कृष्णन का। और उसी के बाद ईसीआई ने कल ही शुभेंदु अधिकारी को एक शो कॉज नोटिस जारी किया है, जहां पे उनको एक शो कॉज जो होता है, जैसे ही ममता बनर्जी को ईसीआई ने सिमिलर एक नोटिस जारी किया था, वैसा ही शुभेंदु को जारी हुआ है। उनको 48 आवर्स 40 घंटे के अंदर उनको रिप्लाई देना होगा। ये अगर हम देख लें तो नंदीग्राम की जो सीट है, उस हाई प्रोफाइल, सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट, उसके जो दो उम्मीदवार है, एक ममता बनर्जी, दूसरे शुभेंदु अधिकारी, दोनों को ही स्पीचेस के लिए ईसीआई की तरफ से शो कॉज नोटिस भेजा गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। सूर्यअग्नि रॉय हमारे संवाददाता जानकारी देते हुए, क्योंकि कल चौथे चरण का मतदान होना है और कल यानी कि बृहस्पतिवार को इस चौथे चरण के मतदान के लिए प्रचार का आखिरी दिन था। ऐसे में श्रावंती चैटर्जी जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनके लिए रोड शो करना था स्टार प्रचारक मिथुन चक्रवर्ती को, लेकिन इस रोड शो को रद्द कर दिया गया सुरक्षा का हवाला देकर। उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। फिल्मी पर्दे पर क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स को जीना कलाकारों की आदतों में शुमार होता है, लेकिन असली जिंदगी में ये उतना ही मुश्किल है। कोलकाता में मिथुन चक्रवर्ती को कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ। मिथुन की चुनावी प्रचार की स्क्रिप्ट तैयार थी, रोड शो सेट था, मगर ऐन वक्त पर एंटी क्लाइमेक्स हो गया। मिथुन की प्रचार वाली पिक्चर शुरू होती इसके पहले ही कट के साथ पैकअप का आदेश आ गया। मालूम चला कि मिथुन का रोड शो कैंसिल। पुलिस तुम्हें काम करो। Sir, I don't understand. Amra kothay? I have finished almost 37 campaign today. Till now it will be 41. I have kothay dekhechen? Where did you see? कहाँ देखा आपने कि हमारी तरफ से किधर भी कोई इतनी सी भी बात है जो हिंसा पैदा करे? ये सब तो उस तरफ से आ रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम किधर है हमारी तरफ से? बट हमको जानना है क्या कॉज क्या है कि आप कैंसिल कर रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती कोलकाता के बेहाला पश्चिम की सीट से बीजेपी की उम्मीदवार श्रावंती चैटर्जी के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। मिथुन के साथ बाबुल सुप्रियो भी थे। कोलकाता की टॉलीगंज से बाबुल सुप्रियो भी उम्मीदवार हैं। कोलकाता प्रशासन के फरमान पर नाराजगी जाहिर करने में कोई पीछे नहीं रहा। কি কারণে আজকে মিঠুনদা আসার কথা ছিল, কি কারণে আমাদেরকে আটকেছে সেটাই আমার প্রশ্ন। আটকাতে তো পারবে না, মানুষের ভালোবাসা মানুষ দেখতে পাচ্ছে যে আজকে আমি একটা পাড়ার মেয়ে, আমার পাড়া থেকেই যেখানে র্যালি শুরু হওয়ার কথা ছিল সেখানে আমাকে আটকানো হয়েছে। পুলিশ কি কারণে আটকেছে সেটা সবথেকে আগে জানতে হবে। আর এটাও মানে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে বলাই বাহুল্য যে কারা এটা করছে। এত ভয় আজকে ভয় পাওয়ার জন্যই তো এইসব আটকাচ্ছে। আমার এখানে শুভেন্দুদার আসার কথা ছিল, রাজীবদার আসার কথা ছিল, কোনো কিছুতে পারমিশন দেওয়া হচ্ছে না কেন? दीदी बौखला गई है और ये वायलेंस के जरिए जो हमेशा उन्होंने किया है डेमोक्रेसी की हत्या वो करने की कोशिश कर रही है। ये भी यहाँ पे भी उन्होंने बंद करने की कोशिश की, परमिशन नहीं दिया, लेकिन हमने टॉलीवुड के जो टेक्नीशियंस के ऊपर जो दहशत फैलाते हैं आरोप विश्वास के भाई स्वरूप विश्वास, उसके खिलाफ लड़ने के लिए दादा यहाँ पे आए। हर तरीके के हथकंडे ये ममता जी अपनाएंगी। बौखला गई हैं, गुस्से में आ गई, जहां मिथुन के रोड शो को रद्द किया गया, ये पूरा इलाका बांग्ला फिल्मिस्तान है। यहाँ पर बांग्ला सितारे रहते हैं। ऐसे में इस इलाके में मिथुन के प्रचार का मतलब क्या है, इसकी अहमियत किसी से छिपी नहीं है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। चौथे चरण का मतदान पश्चिम बंगाल में स्टार्स की चकाचौंध से भरा हुआ है, क्योंकि कई फिल्मी सितारे ऐसे हैं जो किस्मत आजमा रहे हैं। उन्हीं पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
ये है श्रावंती चटर्जी। बांग्ला फिल्मों में अपनी अदाकारी का जौहर दिखाने के बाद ये राजनीति में अपना जलवा बिखेरने आई हैं। जहां मिथुन का रोड शो रोका गया, ये वहीं से उम्मीदवार है। श्रावंती चटर्जी बेहाला पश्चिम से बीजेपी की प्रत्याशी है। श्रावंती चटर्जी की टक्कर टीएमसी के कद्दावर नेता और मौजूदा सरकार में शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी से है। श्रावंती बांग्ला फिल्मों में जानी मानी हस्ती है और टीएमसी में पार्थ चटर्जी का कद बड़ा है। यहाँ कांटे की लड़ाई है। बेहाला पश्चिम की तरह ही बेहाला पूर्व में भी अभिनेता और नेता की टक्कर है। बेहाला पूर्व में बांग्ला फिल्मों की अभिनेत्री पायल सरकार बीजेपी के टिकट से मैदान में है, मगर पायल सरकार की टक्कर यहाँ जबरदस्त है, क्योंकि टीएमसी ने यहाँ से कोलकाता के पूर्व मेयर और बीजेपी नेता रहे शोभन चटर्जी की पत्नी रत्ना चटर्जी को टिकट दिया है। इसके अलावा फिल्मी सितारों की जंग में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो भी शामिल हैं। बाबुल सुप्रियो कोलकाता की टॉलीगंज सीट से उम्मीदवार हैं। बाबुल सुप्रियो के सामने ममता सरकार के मंत्री अरूप विश्वास हैं। बाबुल सुप्रियो की राह यहाँ आसान कतई नहीं होने वाली, क्योंकि अरूप विश्वास इसी सीट से लगातार 3 बार चुनाव जीतते आए हैं। अरूप विश्वास टॉलीगंज को अपना गढ़ मानते हैं। एक दिन पहले ही ममता बनर्जी ने भी यहाँ से अरूप विश्वास के लिए रैली की थी। विश्वास के सामने इस बार बाबुल सुप्रियो से पार पाने की बड़ी चुनौती है। चौथे चरण में बंगाल में कई फिल्मी सितारों की किस्मत दांव पर लगी है। इन्हीं में से एक हैं बांग्ला अभिनेत्री लवली मोइत्रा। लवली मोइत्रा सोनारपुर दक्षिण सीट पर टीएमसी की उम्मीदवार हैं। लवली मोइत्रा के सामने बीजेपी ने यहां से अंजना बसु को मैदान में उतारा है। जाहिर सी बात है कि लवली मोइत्रा की साख यहां दांव पर लगी है। बीजेपी और टीएमसी दोनों ने अब की बार फिल्मी सितारों पर बड़ा दांव खेला है। बीजेपी ने इस बार बंगाली अभिनेता यशदास गुप्ता को टिकट दिया है। चंडीतला विधानसभा क्षेत्र से बांग्ला अभिनेता यशदास गुप्ता बीजेपी के प्रत्याशी हैं। टीएमसी ने यहां पूर्व सांसद अकबर अली खंडकार की पत्नी स्वाति खंडकार को मैदान में उतारा है। इसके अलावा भी पश्चिम बंगाल के चुनावी समर में सितारे मैदान में हैं। बांकुरा से टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ रही सायंतिका तो लगातार कह रही है ममता ही फिर से सीएम बनेंगी। कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे पता है कि बंगाल और बांकुरा दीदी को ही वोट करेंगे, दीदी के लिए ही वोट करेंगे। ममता बनर्जी ने पश्चिम बर्धमान से सायोनी घोष को टिकट दिया है। सायंतिका बनर्जी बांकुरा सीट से चुनाव लड़ रही हैं, जिस पर तीसरे चरण में चुनाव हो चुका है। मान के चलिए कि यहाँ का फिल्मी सितारों का रण भीषण है। आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल में वैसे तो सीधे तौर पर एम वर्सेस एम यानी कि मोदी वर्सेस ममता की लड़ाई है, लेकिन एक तीसरा एम फैक्टर भी बेहद अहम है। ये है मुस्लिम वोटर्स का, जिन पर काफी अच्छी पकड़ है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की। उनसे खास बातचीत की आज तक ने, देखिए उस बातचीत के अंश। एआईएमआईएम ने इस बार 6 उम्मीदवार उतारे हैं पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में, और कैंपेनिंग के लिए खुद यहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए हुए हैं। आज आप कैंपेनिंग के लिए आए। पिछले आपकी कैंपेनिंग का जो शेड्यूल था वो शायद थोड़ा गड़बड़ा गया था क्योंकि परमिशन नहीं मिला आपको। आज आपने कैंपेनिंग की, किस तरह से माहौल को देखते हैं? पहले तो मैं यही पूछूंगी कि परमिशन आपको डिनाई कर दिया गया, आपको कैंपेनिंग से रोका गया मुर्शिदाबाद में। हाँ, ये सब छिछोरी हरकतें हो रही हैं, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तो खैर हम अपने कैंडिडेट्स का अनाउंस कर दिए हैं। आज मैं 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में गया था, एक उत्तर दिनाजपुर में एक और एक मालदा डिस्ट्रिक्ट में। हमारी पब्लिक मीटिंग्स रही हैं, अच्छा रिस्पांस है। पहली मरतबा हम लोग 6 सीट लड़ रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमको यकीन है कि इंशाल्लाह उस कॉन्स्टिट्यूंसीज की जनता हमको अपनी दुआओं से, अपनी मोहब्बत से और अपने वोटों से नवाजेगी। तो हमारा एक सफर का आगाज हुआ है, इंशाल्लाह मेहनत करेंगे। कैंडिडेट्स काफी मुसलमान कैंडिडेट्स दिए हैं, कुछ 44 कैंडिडेट्स इस इलेक्शन में उतारे हैं। हाँ, तो आप उतारते तो जरूर है, मगर ये सब बेनामी और ये सब गूंगे होते हैं लोग। इनकी ये जबान नहीं खोल सकते, ये ना कुछ बोल सकते हैं। अगर इसकी मिसाल दे रहा हूं आपको, जब उन इलेक्शन मैनिफेस्टो में यहाँ के माइनॉरिटी मिनिस्टर से पूछा गया कि भैया इसमें आपने लफ्ज मुस्लिम को इस्तेमाल नहीं किया, तो वो खुद शॉक में थे। हाय, मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं किया, तो उनको ही खुद नहीं मालूम। तो ये सब दिखावे के लिए इनको डाला जाता है। पर आज की डेट में सीधा अपील कर रही है मुसलमानों से
कह रही है कि आप अपना वोट यूनाइटेड रखिए, स्प्लिट मत कीजिए। यही तो ममता बनर्जी की सबसे बड़ी क्रास हिपोक्रेसी और अपॉर्चुनिज्म है, और इनका ये कम्युनल बिहेवियर है। ममता बनर्जी ने क्या कहा था कि मुसलमान गाय है, कभी लात भी मारती तो कभी दूध भी देती। आप हमको इंसान के तौर पे क्यों नहीं देखते बंगाल के मुसलमानों को? आप उनको जानवर क्यों समझते हैं? आप उनके भी ख्वाहिशात हैं, उनकी उम्मीदें हैं, एस्पिरेशंस हैं, एम्प्लॉयमेंट में, गवर्नमेंट शेयर में, स्कूल्स में, सिविक कम्युनिटीज में। आप उनको गाय समझते हैं और फिर आप ये कहते हैं कि यूनाइटेडली मुझे वोट दो। छह दिन पहले नक्सलियों के चंगुल में फंसे सीआरपीएफ के जवान राकेश्वर सिंह की रिहाई की ये तस्वीरें पूरे देश को सुकून देने वाली हैं। ये देश का वीर जवान है जिसने 6 दिन नक्सलियों के चंगुल में बिताए, लेकिन आज रिहाई के दिन उनके चेहरे पर झलक रहा था कि वो कैद में जरूर थे, लेकिन डरे बिल्कुल भी नहीं थे। नक्सलियों ने उन्हें सैकड़ों गांव वालों की मौजूदगी में पूरे सम्मान के साथ रिहा किया और उनका व्यवहार बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया से रखा। जनता सरकार के सामने हमने अपील रखा था हमें छोड़ने के लिए, उन्होंने छोड़ा है और अब उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी अपील को सुना है। और अपनी सरकार से भी हम यही है कि मध्यस्थ भेज के उन्होंने हमें लेने के लिए यहाँ भेजे हैं। ये तस्वीरें देखकर जम्मू के जवान राकेश्वर सिंह के परिवार की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, जो पिछले 6 दिनों से गम में डूबे थे। इस समय हम मौजूद है राकेश्वर सिंह मनहास के जम्मू निवास स्थान पर और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आस पड़ोसियों की जो है भीड़ जमा हो रखी है और साथ ही में यहाँ पर रिश्तेदार और परिवारजन तो है ही। काफी खुशी का माहौल है यहाँ पर। जैसे ही इनको ये समाचार मिला कि राकेश्वर सिंह मनहास को नक्सलियों ने छोड़ दिया, यहाँ पर खुशी का माहौल शुरू हो गया। जी, कितनी खुशी, आप देख सकते हैं रिश्तेदार इनको वीडियो कॉल करके जो है बधाई दे रहे हैं। घर के आदमी, कितनी खुशी प्रसन्नता है? बहुत बहुत खुशी है, मैं बहुत खुश हूँ। क्या कहेंगे सरकार ने जो प्रयास किए? क्या करना, थैंक यू सो मच उनके लिए। पिछले कई दिनों से मायूसी का माहौल था। हाँ, माहौल तो था पिछले। लगता था आपको, मतलब उम्मीद थी पूरी कि वो नक्सली उनको छोड़ देंगे? हाँ, पूरी उम्मीद तो थी, बट डर भी था। 3 अप्रैल को नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 22 जवानों की शहादत के बाद पूरा देश गमगीन था। इसी दौरान खबर आई कि कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह को नक्सलियों ने बंधक बना लिया है। नक्सलियों ने बयान जारी कर कहा था कि जवान बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन जवान की रिहाई के लिए नक्सलियों ने सरकार से मध्यस्थता टीम बनाने की मांग की थी। सरकार ने बेहद गुपचुप तरीके से जवान की रिहाई के लिए पद्मश्री धर्मपाल सैनी की अगुवाई में एक मध्यस्थता टीम बनाई थी, जो पिछले 6 दिनों से नक्सलियों के साथ बातचीत कर रही थी। नक्सलियों के बुलावे पर जवान को रिहा कराने कुल 11 सदस्यों की टीम बस्तर के बीहड़ में पहुंची थी, जहां नक्सलियों ने बिना शर्त राकेश्वर सिंह को बिना कोई नुकसान पहुंचाए छोड़ दिया। राकेश्वर सिंह के परिवार ने सरकार से उनकी रिहाई की गुहार लगाई थी। राकेश्वर सिंह की 5 साल की बेटी ने नक्सलियों से अपने पापा को छोड़ देने की भावुक अपील की थी। गुरुवार को इस बेटी की दुआएं काम आ गईं। जैसे ये खबर आई कि राकेश्वर सिंह मनहास को नक्सलियों ने छोड़ दिया है, समूचा परिवार जो है खुशी से झूम उठा है, एक दूसरे को मिठाई बांट रहे। हम यहाँ पर राकेश्वर सिंह मनहास की जो बेटी है उनसे बात करते हैं। बेटा, पापा आपके नक्सलियों ने उनको छोड़ दिया है, कितने खुश हो आप? मैं बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रही हूँ। अच्छा, पापा जल्दी घर आ जाएंगे। अच्छा, आपने पापा से अभी फोन पर बात की, क्या कहा पापा ने? पापा ने बोला हम आ रहे हैं, हम पहुंच जाएंगे। अच्छा अच्छा, अभी आप खुश हो? बहुत ज्यादा। पापा को क्या कहा आपने फोन पे? मैंने बोला पापा आप कब आओगे? पापा ने बोला मैं आ जाऊंगा। आपके बेटे जो है उनको नक्सलियों ने छोड़ दिया, आपने फोन पर भी अपने बेटे से अभी थोड़ी देर पहले बात की, क्या बातचीत हुई? बातचीत ऐसे पीछा मम्मा चरण बंदना, मैंने बोला राजी रहो। ज्यादा बात सुनाई नहीं दे रही थी मेरे को, थोड़ा बहुत ज्यादा रोला था उसमें, आवाज बहुत ज्यादा आ रही थी, आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। और बहुत ज्यादा शुक्रिया, थैंक यू सरकार का और मोदी का और मीडिया वालों का, बहुत ज्यादा धन्यवाद है। तो आपके लिए तो ये ज्यादा बहुत अहम जो है मोमेंट है इस समय। हाँ, बहुत।
सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह का बंधक संकट तो खत्म हो गया, लेकिन एक और संकट पूरे देश के सामने खुलकर सामने आ गया। वो है नक्सलवाद का संकट, जिन्होंने यू शेप में घेर कर सुरक्षा बलों पर हमला किया। इस पूरे हमले को डिकोड करने वाली हमारी ये रिपोर्ट देखिए। वीर कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह नक्सलियों के चंगुल से छूटकर सकुशल लौट आए हैं, लेकिन 3 अप्रैल का नक्सली हमला भुलाए नहीं भूलेगा। नक्सली हमले की टीस बनी रहेगी, ये हमला शूल की तरह चुभता रहेगा। नक्सली हमला तब हुआ था जब सुरक्षा बलों की टीम टॉप नक्सल कमांडर हिडमा को पकड़ने के मिशन पर निकली थी। इलाके में जोनागुड़ा के पास जुटे होने की सूचना थी। ये सूचना कोई ट्रैप थी या रणनीति में ही कोई भारी चूक हो गई, अभी कह नहीं सकते, लेकिन इस हमले ने चौंकाया जरूर है। 3 अप्रैल को हमला होने से पहले सैटेलाइट तस्वीरों में कुछ हलचल दिखाई दी थी, जिसके बाद सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी डीआरजी, एसटीएफ और एक बस्तरिया बटालियन के अफसरों को नक्सली कमांडर हिडमा को दबोचने का सुनहरा मौका दिखा। शनिवार 3 अप्रैल को ऑपरेशन लॉन्च हुआ। करीब 2000 जवानों को 3 टुकड़ियों में बांटा गया। जंगल में हर टीम का ऑपरेशन एरिया निर्धारित था। लक्ष्य था 300 से 400 खूंखार नक्सलियों को चारों तरफ से घेरना और हथियार डालने के लिए मजबूर करना। लेकिन जंगल की इस लड़ाई में नक्सलियों ने अपनी तैयारी कर ली और जवानों के खिलाफ घात लगाकर बैठ गए। नक्सलियों ने खास रणनीति अपनाई, यू शेप बनाकर बैठे ताकि जवानों को 3 तरफ से घेरा जा सके, और फिर मौका देखकर फायरिंग कर दी। हमारे जवान 3 तरफ से नक्सलियों की फायरिंग की रेंज में आ गए। इस हमले में भारत ने हाल फिलहाल के नक्सली खतरे का सबसे बड़ा नुकसान झेला है। एंटी नक्सल ऑपरेशंस को नए सिरे से अंजाम पहुंचाने की जरूरत को सामने रखा है। जगदलपुर से धर्मेंद्र मोहपात्रा और धर्मेंद्र सिंह के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। और अब आपको दिखाते हैं कि यूपी के शहरों में नाइट कर्फ्यू लगने के बाद वहां कैसे हालात हैं। नोएडा, लखनऊ से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। देश के ये वो 10 राज्य हैं जहां पर कोरोना ने दहशत मचा रखी है। अस्पतालों में कोरोना संक्रमित भरे पड़े हैं, तो कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए कहीं नाइट कर्फ्यू तो कहीं लॉकडाउन का सहारा लेना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 19 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश के रतलाम में भी 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है, जबकि छिंदवाड़ा में रात से 1 हफ्ते तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाया गया है। मध्य प्रदेश के शहरी इलाकों में शुक्रवार को शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात इतने बेकार हो चुके हैं कि बीते 24 घंटों में 4000 से ज्यादा नए मरीज मध्य प्रदेश में सामने आए हैं। इसके अलावा जो अब लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, सरकार ने हाई लेवल मीटिंग की है और उसमें यह तय किया गया है कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आज रात से लेकर अगले 7 दिनों तक 1 हफ्ते का टोटल लॉकडाउन रहेगा। मध्य प्रदेश में तो कोरोना से हालात इतने बदतर हैं कि बैतूल जिले के खेड़ी सावली गढ़गांव में ग्रामीणों ने खुद से 10 दिन के लिए लॉकडाउन लगा लिया। 8000 जनसंख्या वाले इस गांव में सारी दुकानें बंद हैं, गलियों में बैरिकेडिंग लगा दी गई है, गांव में सन्नाटा पसरा है। देश के तमाम राज्यों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू का सहारा लिया जा रहा है। पंजाब के 11 जिलों में रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। राजस्थान के 10 शहरों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। ओडिशा के 10 जिलों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। गुजरात के 20 शहरों में 30 अप्रैल तक रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। मध्य प्रदेश में शहरी इलाकों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इसके अलावा झारखंड में भी
रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। महाराष्ट्र में भी रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। जिस तरह कोरोना संक्रमण रफ्तार पकड़ रहा है, उसे थामने के लिए नाइट कर्फ्यू से लेकर लॉकडाउन तक की नौबत आ गई है। अहमदाबाद में लॉकडाउन की आशंका में लोगों ने तो पैनिक शॉपिंग शुरू कर दी। मुंबई में विद्या और अहमदाबाद में गोपी घांगर के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।